Hello students, welcome back. Today we are going to begin our next chapter, that is classification of elements and periodicity in property. अभी तक बच्चों हम दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने मैटर को क्लासिफाई किया और मैटर के क्लासिफिकेशन के बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को स्टडी किया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें एक टर्म मिलता है, दैट इज एटम, और इसको डिफाइन किया गया, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच मेक्स एनी मैटर। ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी मैटर को बनाता है। सेकेंड चैप्टर में हमने इस एटम के स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिटरमाइन किया गया इसके बारे में स्टडी किया। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट्स या फिर कह लो कंक्लूजन्स के बेसिस पे डिफरेंट मॉडल्स जो है वो प्रपोज करते हैं। तो वो सभी एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए मॉडल्स जो यूज किए गए थे, प्रपोज किए गए थे, उनको हमने डिस्कस किया। अब देखो, जब हमें एटम का स्ट्रक्चर पता चल गया तो हमें ये पता चला कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑल दे मेक एन एटम, और एटम जो है वो मिलके बनाता है मैटर को। अब देखो, अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाता है। इस वजह से सभी एलिमेंट्स के एटम एक जैसे नहीं होते। तो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो इसी बात से होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज एटम्स। तो अगर हम 1800 की बात करें, मतलब 19th सेंचुरी के बिगिनिंग की, उस टाइम पर हमें 31 एलिमेंट्स जो हैं वो पता थे। 31 एलिमेंट्स वर नोन। क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो 31 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना और याद रखना जो है वो इजी था कंपैरेटिवली। तो प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो ये पढ़ने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, जब एलिमेंट्स ज्यादा नहीं पता थे तब। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, 1865 की अगर बात करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नोन थे वो इंक्रीज हो गए। दिस नंबर ऑलमोस्ट बिकम डबल। 63 एलिमेंट्स वर नोन। अब अगर एलिमेंट्स बढ़ गए तो हमारे पास याद रखने की जो चीजें हैं वो भी बढ़ गई, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और ज्यादा बढ़ गई। तो अब हमारा काम जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया? टिपिकल हो गया। सभी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ना और उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको याद रखना, वो एक टिपिकल टास्क बन गया। और अगर आज के टाइम की बात की जाए, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या है? 118 एलिमेंट्स आर नोन। इसका मतलब क्या हुआ? 1865 के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता थे उससे 3 गुना एलिमेंट्स आज के टाइम पे हमें पता है। तो इस वजह से यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इंक्रीज हो गए। तो ऐसे केस में क्या होता है अब कि एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट पैदा हो जाती है कि इट इज वेरी टिपिकल टू रिमेंबर एंड टू स्टडी ऑल दीज प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली ऑफ एवरी एलिमेंट। सो वी रिक्वायर अ सिस्टम that makes the study of these chemical and physical properties easy for us। तो एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ऐसा ही एक सिस्टम स्टडी करने वाले हैं जिसने हमें केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर नोन टू अस, दे मेक इट इजी। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला जो सिस्टम बनाने की कोशिश की वो साइंटिस्ट का नाम था डोबरमेयर।
तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला क्रेडिट जो है वो JWDOBERENIER, ईयर था 1817, मतलब जब 31 एलिमेंट्स हमें पता थे, ज्यादा एलिमेंट्स पता नहीं थे, तब इन्होंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आप एलिमेंट्स जो हमें पता है आज के टाइम पे, इनको हम तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं तीन तीन एलिमेंट्स का। जो सेंट्रल एलिमेंट होगा वो हमारा, उसका एटॉमिक मास जो होगा वो साइड वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा। तो इनकी स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं तो इन्होंने ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in group of 3 such that the atomic mass of the middle element is arithmetic mean of the other टू एलिमेंट्स। तो ये इनका क्लासिफिकेशन का तरीका था। तो क्योंकि उस टाइम पर 31 एलिमेंट्स पता थे, तो इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ऐसे ही तीन डोबर्नियर के ट्रायड्स में यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला ट्रायड आ जाता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो बच्चों, इनके एटॉमिक मास हम यहां पर स्पेसिफाई करते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का 39। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, बीच वाला एलिमेंट जो है दैट इज सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो क्या रहेगा, इन साइड वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2। क्या आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 23। तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो साइड वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन आता है। तो जब ये कैलकुलेट करके देखा गया तो ये सही मिला। और एक और बात, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी सेम थी। मतलब ये रूल ऐसे एलिमेंट्स पे ही अप्लाई होगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पे ये रूल इसीलिए अप्लाई होता है बिकॉज दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, and when they are arranged in the group of 3, then the atomic mass of the middle element is arithmetic mean of the other 2। अब देखो ऐसा ही एक ग्रुप और बनाया इन्होंने, और ये ग्रुप था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। दिस इज अनदर ट्रायड। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो यहां पर लिया दैट इज 35, और आयोडीन का एटॉमिक मास जो है 127। इनको आप ऐड कर दो, 35 प्लस 127 क्या आता है 162 डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन निकालोगे क्या आएगा 81। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 81 होता है, 81 से ज्यादा डिफर नहीं करता। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो ब्रोमीन का एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इसका 80 होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इस वजह से इसके ऊपर भी ये ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाता है। तीसरा जो ट्रायड इन्होंने बनाया दिस वाज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, और बेरियम का होता है 137। तो स्ट्रोंशियम का अगर हम एटॉमिक मास यहां पर निकालें तो क्या आएगा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 88.5 ये अर्थमेटिक मीन आ रहा है स्ट्रोंशियम का। और अगर हम इसका एग्जैक्ट मास देखें तो ये होता है 87.5। तो 88.5
इससे आया, और अगर एग्जैक्ट देखते हैं तो 87.5। तो यहां पर भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, काफी क्लोज है हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास के। इस वजह से ये तीन जो है, ये ट्रायड्स, ये डोबरनियर का जो रूल था इसको फॉलो करते हैं, और साथ साथ इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या करती है, रिजेंबल करती है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब ये रूल दिया गया दैट इज 1817, उस टाइम पर 31 एलिमेंट्स जो थे वो पता थे, लेकिन रूल अप्लाई सभी एलिमेंट्स पे नहीं हो पा रहा। Some of the selected elements they can be classified, all the elements cannot be classified by using this method, और यही हो गया इसका लिमिटेशन। तो जैसा कि हम सिर्फ यहां पर देख पा रहे हैं, this rule is applicable to selected elements. तो यही इसका लिमिटेशन बन गया, this rule is applicable to selected elements only and do not apply to all the elements। तो ये हो गई लिमिटेशन ऑफ डोवरियर्स ट्रायड। तो सेकेंड रूल जो आया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, दिस इज कॉल्ड टेल्यूरिक स्क्रू रूल। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था AEB डे कॉन्कॉर्टियस, और ईयर था 1862, जिसमें इन्होंने ये रूल जो था वो प्रपोज किया। इन्होंने ये बोला कि एक वर्टिकल सिलेंडर लेते हैं, he took a vertical cylinder and drew 16 equidistant lines on it। तो एक वर्टिकल सिलेंडर जो है, इस तरीके से इन्होंने एक सिलेंडर ले लिया जो वर्टिकली ऐसे रखा हुआ था, ये एक्सिस है सिलेंडर की। इस सिलेंडर पे इन्होंने 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस जो है वो ड्रॉ की, इस तरीके से, और इसके बाद ये यहां पर एक हेलिक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ही ड्रू अ हेलिक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। He drew a helix at an angle of 45 degree on the vertical cylinder। तो यहां से जो है वो सपोज 45 डिग्री के एंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो इस तरीके से जाएगी। तो सिलेंडर को रोटेट करते रहिए, ये लाइंस जो है वो इस तरीके से एक हेलिक्स की फॉर्मेशन कर देती है इस सिलेंडर के ऊपर। तो ये हेलिक्स बन गया। अब क्या किया, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द हेलिक्स in the order of increasing atomic weight, then तो इनको क्या पता चलता है, तो इनको ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट डिफर करता है 16 elements whose atomic weight differ by 16 or multiple of 16 lie one over the other and have similar properties।
तो जैसे कि हम इस सिलेंडर पे देख रहे हैं, मान लो एक एलिमेंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, यहां पर ये हमारा अल्फा हेलिक्स है, इस पॉइंट के ऊपर कोई एलिमेंट जो है वो लाई करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके एटॉमिक मास में और इसके एटॉमिक मास में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 16 यूनिट्स का देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने 16 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। आप इस लाइन से जब चलोगे तो आप 16 लाइन को क्रॉस करने के बाद 17th एलिमेंट आपका इस पोजीशन पे आएगा जो फर्स्ट के ऊपर लाई करेगा। तो इस वजह से यहां पर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट और ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है इसका एटॉमिक वेट जब देखा जाएगा तो उसमें डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 16 का मिलेगा। और अगर आप इस एलिमेंट को देखते हो जो इससे भी ऊपर है, तो ये एलिमेंट इससे जो है वो कितना डिफरेंस दिखाएगा? 32 का। तो 16 का डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर 16 के मल्टीपल का डिफरेंस देखने को मिलेगा उन एलिमेंट्स के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो ये रूल था जिसको हम टेल्यूरिक स्क्रू रूल बोलते हैं। लेकिन इस रूल को भी जनरली सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। और स्पेशली दिक्कत कब आई? स्पेशली दिक्कत आती है जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो जाती हैं। तो जब ये रूल दिया गया था उस टाइम पर नोबल गैसेस नहीं पता थी, लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, the elements having similar properties no more coincide on the vertical lines। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया जब हमने नोबल गैसेस को एडजस्ट करने की कोशिश की इस टेल्यूरिक स्क्रू के ऊपर, और इसी वजह से जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए, वो शिफ्ट हो गए। तो सिमिलैरिटी खत्म हो गई और इसी वजह से फिर क्या हो गया? ये रूल जो है वो जनरली अप्लाई नहीं हो पाया। दूसरी, इस रूल को, इस मॉडल को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई साइंटिस्ट कम्युनिटी से। दिस मॉडल वॉज नॉट given much attention। इसी वजह से आपने 10th क्लास में जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें डोबरनियर ट्रायड के बाद नेक्स्ट जो रूल आता है वो सीधा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ाया जाता है। टेल्यूरिक स्क्रू रूल जो है वो आपको 10th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज दिस मॉडल इट वाज नॉट अ वेरी फेमस मॉडल। तो ये था टेल्यूरिक स्क्रू रूल। इसकी लिमिटेशन के बाद ये जब फेल हो गया तो अभी भी हमें एक जनरल मेथड नहीं मिल पा रहा है जो सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। तो देखिए अब एक और नया रूल आ जाता है। दिस रूल इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप 10th क्लास में ऑलरेडी इस रूल को पढ़ चुके हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है इसमें साइंटिस्ट का नाम आ ही जाता है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865। इन्होंने ये बोला कि जो लाइट एलिमेंट्स हैं, व्हेन लाइटर एलिमेंट्स are arranged in the order of increasing atomic weight, then property of every 8th element is similar to the property of first element। तो अगर
इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर और जो टेल्यूरिक स्क्रू रूल था उसके अंदर एक चीज सिमिलर है। ये 8 का डिफरेंस बता रहा है, वो 16 का डिफरेंस बता रहा है। 8 जो है उसका मल्टीपल अगर देखा जाए तो 16 भी आता है। तो इन दोनों की एप्लीकेशन जो थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन इस मॉडल को ज्यादा अटेंशन दी गई और उस मॉडल को ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई। तो यहां पर भी ऑलमोस्ट वही बात बोली जा रही है जो टेल्यूरिक स्क्रू के अंदर हमने पढ़ी थी। तो यहां पर लाइटर एलिमेंट्स, जो वर्ड जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो है लाइटर एलिमेंट्स। 1865 का 63 एलिमेंट्स हमें पता थे, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे अप टू कैल्शियम। तो ध्यान रखना, हम ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई कर पाते हैं। यहां पर शुरुआत होती है लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट जो आएगा वो कौन सा आएगा? सोडियम। सोडियम के बाद अगला मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं बता दी। नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम और कैल्शियम। सिर्फ ये एलिमेंट्स है जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो पाता है अप टू कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और इसका एटॉमिक मास है 7। तो 7 से लेके 40 तक जो एलिमेंट्स हैं उन सबको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करता है। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही वर्टिकल कॉलम में लाई करते हैं। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, आज हमें पता है ये तीनों एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, दे हैव सेम प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड ने बोला कि दे विल लाई इन दिस मैनर इन द सेम कॉलम। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हमें पता है दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये एक ही कॉलम में लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आज के टाइम पे भी ये एलिमेंट्स एक ही कॉलम में लाई करते हैं। तो न्यूलैंड ने बोला कि आपको एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि 7 कॉलम के बाद जो 8वां एलिमेंट आपका आता है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आपने फिल किया था उसके जैसे प्रॉपर्टी शो करता है। सो दिस वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसकी लिमिटेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिमिटेशन में हम यहां पर वही चीजें जो है वो रिपीट करते हैं। Limitations of Newland's law of octave. So this rule is applicable up to calcium and do not classify all the elements known at that time। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं हम। नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ये ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। आफ्टर discovery of noble gases, the order of elements changes and hence similarity disappear। तो अगर आप नोबल गैसेस को रखना शुरू करेंगे इन कॉलम्स के अंदर तो जो सिमिलर एलिमेंट जो आपके एक ही कॉलम में लाई कर रहे थे अभी तक, वो सिमिलैरिटी जो है वो लूज हो जाएगी और डिसिमिलर एलिमेंट्स जो है वो एक कॉलम में आ जाएंगे, सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद में एक और कोशिश की गई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। लोथर वेयर अरेंजमेंट दिया गया
1869 में। साइंटिस्ट का नाम यही था, एक ही साइंटिस्ट है। इन्होंने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट का रिलेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे एटॉमिक वेट के साथ। तो इन्होंने ग्राफ बनाया, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक वॉल्यूम का, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का। इस ग्राफ में इनको ये ऑब्जर्वेशंस मिली। जो ग्राफ के अंदर सिमिलर पॉइंट्स थे या सिमिलर लोकेशन कह लो, जैसे कि मैं हाईएस्ट पीक की पॉइंट बात करता हूं। जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है इस ग्राफ में, उस हाईएस्ट पॉइंट पे सारे के सारे एल्कली मेटल्स प्लेस्ड है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं और एटॉमिक वॉल्यूम का वेरिएशन देख रहे हैं, सभी हाईएस्ट पॉइंट पे एल्कली मेटल्स आ गए अपने आप। और एल्कली मेटल्स की सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम होती है, आज के टाइम पे हमें पता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, तो ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं यहां पर, ये ऑब्जर्वेशन हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। ही फाउंड दैट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? ऑल दी एल्कली metals lie at the highest point on the curve। ये फर्स्ट पॉइंट इनको यहां पर ग्राफ से दिखाई देता है कि सभी एल्कली मेटल्स जो हैं वो हाईएस्ट पॉइंट पर लाई करते हैं। नेक्स्ट, all the alkaline earth metal, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, जब आप हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आओगे तो वहां पर आपको इन एलिमेंट्स की पोजीशन मिलेगी। all the alkaline earth metal lie at the descending position on the curve। डिसेंडिंग मतलब नीचे आते टाइम, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आते टाइम। और जितने भी ग्राफ हैं इन सब में असेंडिंग पोजीशन पर, मतलब ऊपर जाते टाइम, हाईएस्ट पीक पर जाते टाइम, जो एल्कली मेटल से जस्ट पहले वाला एलिमेंट है, ये क्या था? दे वर हैलोजेंस। ऑल दी हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये फ्लोरीन की लोकेशन हो गई, क्लोरीन, ब्रोमीन, लाई एट द असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब हो गया ऊपर जाते टाइम, हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ते टाइम असेंडिंग पोजीशन पर सभी के सभी हैलोजेंस लाई करती है। अब इस ग्राफ की एक खासियत ये थी कि बाद में जब इस एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लिखा गया यहां पर, तो भी इस ग्राफ की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम तो उतनी रहेगी। आप यहां पर एटॉमिक वेट लीजिए या एटॉमिक नंबर लीजिए, एटॉमिक वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड था ग्राफ। लेकिन इस ग्राफ में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो थी वो यहां पर बता दी थी कि इस ग्राफ के ऊपर जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं।
लेकिन इसको भी याद करने में जो है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, आज के टाइम पे हमें 118 एलिमेंट बताया, तो हम कितना बड़ा ग्राफ पढ़ सकते हैं, और उस ग्राफ के अंदर किस किस की पोजीशंस जो है वो आप इजीली रिलेट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। तो इस वजह से ग्राफ अच्छा था, सही था, कोई चेंज नहीं आया इसमें, लेकिन एक इजी मेथड जो था वो नहीं बता पा रहा था, और साथ ही साथ इसको भी इतनी अटेंशन नहीं मिली जैसे कि टेल्यूरिक स्क्रू के साथ हुआ, उनको भी अटेंशन नहीं मिली, इस ग्राफ को भी ज्यादा अटेंशन नहीं मिली। तो इस वजह से 10th क्लास में आपको ये ग्राफ भी नहीं पढ़ाया गया। हालांकि ये एक करेक्ट ग्राफ था और इसमें कोई चेंज नहीं आया नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद भी, बट स्टिल इट इज नॉट दैट मच पॉपुलर। तो ये थे हमारे 4 जो मॉडल्स प्रपोज किए गए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।